हेलो एवरीवन। आज हम लेटर मुगल का जो चैप्टर हमारा था उसका ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम आज इसे हम फिनिश कर लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि वीडियो जो है लेस देन 10 मिनट्स, मतलब 10 to 12 मिनट्स तक का ही रहे, ठीक है, ताकि शॉर्ट में डिवीजन के लिए बढ़िया रहे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से स्टार्टिंग से मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिकैप के तौर पे इसको कर देता हूँ। हमने देखा हिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्रोनोलॉजी के थ्रू हम लोग पूरी हिस्ट्री को देखेंगे। स्टार्ट कहाँ से किया हमने, डिक्लाइन ऑफ मुगल कहाँ तक करेंगे, 1947 तक करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद, ठीक है। और स्पेक्ट्रम बुक को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे इसमें, मतलब कंटेंट सब में सेम होता है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी जो स्टोरी फॉर्मेट में इसके अंदर दिया है, जो कि प्री और मीन्स दोनों के लिए बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्री और मीन्स दोनों के लिए बढ़िया, लेकिन ये जो सीरीज है बस समझने के लिए एक अच्छे तरीके से प्री को ध्यान में रखते हुए हम इसको तैयार करेंगे। और जो कन्फ्यूजन होता है ना, जो इवेंट को हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं, इवेंट को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते हैं बहुत लोग, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कभी कुछ हो रहा है तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर आपका मतलब आप समझ सकते हैं ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अकबर के समय में, ठीक है, साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा था, क्योंकि अकबर तो साउथ इंडिया में रूल नहीं कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हम अच्छे तरीके से एक जगह पर देख लेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, ये हम देख लेते हैं। ये हमने ट्रिक देखा था भाजी सब्जी वाली, ये यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, मुझे लगता है यहाँ से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया पिछले लेक्चर में, ये भी हो गया। अब शाह आलम अकबर बस दो बचा है, एक इंपॉर्टेंट है बस ये शाह आलम वाला, बाद बाकी दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उधर उसके बारे में दिया नहीं गया है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। तो बिना समय का भाई 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम जल्दी से अपने कंटेंट पे आते हैं। देखो शाह आलम का नाम जो था वो अली गौहर भी था, ठीक है। 1760 और 1806 के बीच में इसने रूल किया था। फिर आपका ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उस वक्त मराठा जो थे काफ़ी डोमिनेंट हो चुके थे, ठीक है। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में उनका उनका जो भी मतलब वॉर वगैरह होता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इनका होता था। कौन थे, सदाशिव भाऊ जो थे, इसकी मदद से शाहजहाँ III को डिपोज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, है ना। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इमाद जो था, क्या नाम था इसका, इमादुल जहाँ जहाँ करके जो ग्रैंडसन था असफ जहाँ का, जो हैदराबाद का फाउंडर था, ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब था, कामबख्श का बेटा था, औरंगजेब का सबसे यंगेस्ट वाले का, ठीक है। इतना डिटेल जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको भी सदाशिव भाऊ के मदद से इसको भी गद्दी से उतार दिया गया। और फिर जो है किसको इंस्टॉल किया गया, अली गौहर, शाह आलम II जिसको कहते हैं, ठीक है। ये किसका बेटा था, सन ऑफ आलमगीर, ठीक है, आलमगीर II। आलमगीर II कहाँ हमने पढ़ा, आलमगीर देखो यहाँ हमने पढ़ा, आलमगीर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, इमाद किल्ड आलमगीर II, देखो जिसको मारा उसी के बेटे को गद्दी पर फिर बिठा रहा है। तो मेरे लिए एक पपेट की तरह से मुगल एम्परर थे, फिर समझ लो औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए सब पपेट थे। किसके हाथों, या तो नॉबल्स जो थे, इंपॉर्टेंट नॉबल्स, और मराठा उनको यूज करते थे जिस तरीके से वो चाहे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वाई अपॉइंटिंग पपेट्स ओनली विद इन द लीनिएज ऑफ मुगल्स, ठीक है। सिर्फ मुगल के खानदान से क्यों उठाया जाता था, ठीक है। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये अथॉरिटी के लिए, कि सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस किसके अंदर, जनरल पब्लिक, नॉबल्स जो हुआ करते थे। तो अगर नॉबल्स के बीच से किसी को बना दे तो आपस में विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे, उसी के फैमिली के लोगों को गद्दी पर बिठाने का काम करते थे। अब आगे हम देखेंगे शाह आलम II, हमारा अगला एम्परर। ये जो था ये थोड़ा करेज वाला आदमी था, ठीक। इसके अंदर था वो करेज कि मतलब स्टैंड ले सके अपने आप पे, लेकिन चीज़ें जो थी वो इसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, डैमेज कंट्रोल होना मुश्किल हो चुका था, ठीक है। मैंने अब इस देखो पहला जो कंटेंट हमारा रहा, देखो किस तरीके से ये फर्स्ट कंटेंट हमारा था, फर्स्ट डे जैसे तैसे मैंने इसमें लिखा हर जगह पे। दूसरा दिन मैंने बोर्ड पे ट्राई किया इसको, लेकिन तीसरा दिन आज जो है वो मैंने इसको ढंग से इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर, दो इंपॉर्टेंट बैटल इसके रेन में हुआ। साउथ इंडिया में क्या हो रहा था उस वक्त,
फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ रहे थे। ठीक है, आप जाकर एक बार कर्नाटिक वार का डेट देखो 1 to 3। ठीक है, और इससे लिंक करने की कोशिश करो। दो बैटल हुए, बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब 1761 के अंदर अब्दाली जो है फिर से भारत पे आक्रमण करता है, शाह आलम को एम्परर बनाकर चला जाता है। ठीक है, और नजीब उद दौला को क्या बनाता है, मीर बख्शी। लेकिन शाह आलम जो है 12 साल तक दिल्ली में वो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी। जो ये नजीब उद दौला है, इसके पूरे खानदान ने गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, इसको इसीलिए शाह आलम टू को फ्यूजिटिव मुगल एम्परर भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूजिटिव मुगल मतलब भगौड़ा हो गया एक तरीके से। अब आगे देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के समय में इंग्लिश आर्मी जो थी ये जीत चुकी थी। ठीक है, शुजा-उद-दौला अवध, शाह आलम टू मुगल एम्परर था और मीर कासिम बंगाल, ये तीन लड़ रहे थे इधर से, और इधर से ब्रिटिश आर्मी मुंडो के नेतृत्व में लड़ रही थी। मुंडो और क्लाइव उस वक्त हुआ करते थे। ठीक है, दो ट्रीटी होती है इलाहाबाद की। फर्स्ट ट्रीटी होती है अगस्त 12, 1765, किसके बीच होती है, शाह आलम टू और इंग्लिश के बीच में। ठीक है, इसमें 26 लाख पेंशन दिया जाता है शाह आलम टू को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोड़ा इलाहाबाद इसको दे देता है, अपना गुजर बसर करो तुम इस पे जाओ। अब इन रिटर्न अंग्रेजों को क्या मिलता है, दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का। कहाँ का, बंगाल और बिहार का। सेकेंड ट्रीटी जो होती है, दो ट्रीटी है इसके अंदर। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर दो ट्रीटी है, एक 16 अगस्त 1765 इंग्लिश और शुजा-उद-दौला के बीच, जो कि अवध का किंग कह लो एक तरीके से। डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हम बंगाल का जब हम देखेंगे स्पेसिफिक तब इसमें डिस्कस करेंगे डुअल गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे लागू किया, फिर वैरेन हास्टिंग आते हैं तो डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ से सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूजिटिव मुगल एम्परर, सीधा यहाँ देखो फ्यूजिटिव, इसको क्यों कहा जाता है, 12 साल के ड्यूरिंग हिज एब्सेंस जो होता है अनडिस्प्यूटेड पावर। ये जो नजीब उद दौला था रोहिला का किंग का था। जब 1761 के अंदर ये आपका अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर आक्रमण करता है, तो उसने जो है अपने जो लोगों को है वो बिठा देता है वहाँ पर। एक मीर बख्शी नजीब उद दौला जो कि रोहिला का किंग हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, उसका बेटा था जबीता खान, उसका बेटा था गुलाम कादिर। ठीक है, सन ग्रैंडसन, ये दोनों जो है पूरी गद्दी पर शासन जमा कर बैठ चुके थे। इसीलिए 12 साल तक इसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया। ठीक है, शाह आलम टू को। आप यहाँ पर मैंने इसके बारे में चर्चा जरूर की होगी, देखो आप। रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर टू एम्परर। ठीक है, उस वक्त आलमगीर टू को तो मार दिया। इमादुल मुल्क जो था वजीर था। रोहिला चीफ नजीब उद दौला मीर बख्शी। ठीक है, सन तैमूर मैरिज विथ आलमगीर टू डॉटर, सुप्रीम एजेंट के तौर पे वहाँ पर छोड़कर गया था। पिछले लेक्चर जब आप देखोगे पिछला लेक्चर तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसका जो पेन नेम था वो आफ्ताब के नाम से ये पोएट्री भी लिखा करता था। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं 5 नंबर हमने देख लिया। अब 6 नंबर पे आते हैं कि मराठा जो थे। अब देखो यहाँ पर जो फ्यूजिटिव इसको मतलब एम्परर कहा गया, तो मराठा ने उस वक्त मदद की इसकी शाह आलम टू जो एम्परर जिसको भगा दिया गया दिल्ली से, महाजी सिंधिया जो थे रिइंस्टेटेड हिम, जैसे कि शाह आलम टू को दोबारा एम्परर के तौर पे वहाँ पर स्कॉट करते हुए इसको दिल्ली लाए वो, और फिर उन सबको हटा करके और दिल्ली के अंदर इनको स्थापित किया। सिंधिया जो थे वो रिमेन ओवरलॉर्ड ऑफ दिल्ली अंटिल दौलत राव सिंधिया डिफीटेड बाय लॉर्ड लेक इन 1802। आगे हम इसको देखेंगे, ट्रीटी ऑफ बैसीन वगैरह जब हम पढ़ेंगे आगे मराठा, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर शाह आलम टू को हमारा जो है मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो हम ज़्यादा यहाँ से डेविएट नहीं होंगे क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है इसको। ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है, बस एक क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ एक कहानी के तौर पे, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाए। फिर आगे क्या होता है, ठीक है, ये जो जबीता खान जो था
ठीक है। जबीता खां, यहाँ पे आप देख सकते हो जबीता खां, ठीक है। हित्सन गुलाम कादिर भी हमने देखा। इनकी पूरी फैमिली को प्रिजनर बना लेते हैं मादाजी सिंधिया के सहारे। और ये जो गुलाम कादिर है, जो वहाँ का मीर बख्शी नजीब उद्दौला था, देखो यहाँ नजीब उद्दौला या इस जगह पर, इसको सर्वेंट की तरह काम कराता है इसके पोते को, ठीक है, जो कि गुलाम कादिर था। लेकिन कुछ साल बाद जो है 1787 के अंदर इसने अगेन फोर्स कर दिया कि शाह आलम टू को, थोड़ा सा कमज़ोर जब शाह आलम टू हुआ, मीर बख्शी के तौर पे अपॉइंट इसको फिर से कर दिया। इतना प्रेशर बनाया होगा इसने। 1 सेकेंड, ओके, मैं इसको जूम करता हूँ। अगेन केम टू टेक रिवेंज, अच्छा ठीक है। लेकिन फिर से जो है डिफरेंस यहाँ पर इन लोगों के बीच में आ गया, फिर ये इसको दिल्ली से जाना पड़ गया, ठीक है। और फिर से 1787 में ये फिर से आया, फोर्स एम्परर अपॉइंटेड हिम, मीर बख्शी, फिर से लड़ाई हो गई, फिर से 1787 के अंदर ये आया दिल्ली और बदला लेने के मूड में ये आया दिल्ली। उसके बाद इसने एम्परर को जो है अंधा कर दिया, शाह आलम टू को इसने अंधा कर दिया। कौन? गुलाम कादिर, किल्ड बाय माधाजी सिंधिया। जो गुलाम कादिर था, इसने ब्लाइंड मुगल एम्परर, इसको इसलिए कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शाह आलम टू को ब्लाइंड मुगल एम्परर भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जो गुलाम कादिर था वो माधाजी सिंधिया के द्वारा मार दिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। हमने लगभग सारे फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। शाह आलम पावर जो होता है, मतलब इतना गिर चुका होता है उस वक्त। ये कहावत है कि सल्तनत शाह आलम अजय दिल्ली टू पालम, मतलब कि इसका एम्पायर इतना घट गया कि दिल्ली जैसा जगह से एक पालम जैसी लोकेलिटी है दिल्ली के अंदर, वहाँ तक सीमित रह गई। पर्सियन में शायद ये कहावत है। कभी भी ये स्टेटमेंट देके पूछे तो याद रखिए शाह आलम टू। इसका मेन जो दो था, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, इसके रीन में हुआ, तो भाग की चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब कुछ है नहीं बचा शाह आलम टू में, तो फिर एक डू यू नो करके मैंने एक सेक्शन में, वाई मराठा नॉट जॉइंट बैटल ऑफ बक्सर। मैंने भी फिर खोजा कि आखिर बैटल ऑफ बक्सर में मराठा जो है वो भाग क्यों नहीं लिए, जब हर जगह पर उसके इंटरनल मैटर में जब ये इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उस वक्त ये कहाँ थे जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, ठीक है। तो ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों आखिर ज्वाइन नहीं किया? आप कोई भी बुक उठा के देखो, जनरली नहीं मिलता है। शायद अगर दे दे कोई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी हैं एक दो उसके अंदर नहीं है ये। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, ठीक है। उसमें अब्दाली जो है, अब्दाली और मराठा के बीच लड़ाई हुई थी। मराठा जो थे वो हार गए थे, ये लॉस्ट द बैटल। अब एक कारण तो ये रहा कि वो काफ़ी कमज़ोर थे उस वक्त। दूसरा था कि कन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ अवध। ये मेन पॉइंट है, ये मुझे खोजने के बाद मिला। नवाब ऑफ अवध जो थे वो जो है अब्दाली के साथ उसने हाथ मिला लिया था। इस कारण जो है मराठा जो है उसका, क्योंकि ये भी एक अलाई था, ठीक है। अवध का जो नवाब ऑफ अवध जो है वो भी लड़ रहा था बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, तो इस कारण से भी मराठा ने साथ नहीं दिया था। अब तीसरा कारण इंटरनल स्ट्रगल एंड शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, डेथ हो चुका था उनके की लीडर्स का, ठीक है। नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ ईस्ट इंडिया से कि बंगाल वाले रीजन में वो इन्वॉल्व नहीं थे, ये कारण था। उनका जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये था ना प्रोविंस, उसके अंदर उसका फोकस हुआ करता था, रोहिलाज, ठीक है। हमने देखा ना अभी किस तरीके से नजीब जो था, देखो यहाँ पे है ना, ये रोहिला चीफ नजीब उद्दौला, इन लोगों ने मार के भगाया था। तो वहाँ से आक्रमण वो लोग करते रहते थे, तो वहाँ से इधर की तरफ आना थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, ये कारण भी हो गया। फिर चौथा कारण हम देख लेते हैं। अफगान जो थे, फर्स्ट एंग्लो से अफगान वार कब हुआ था? 1839 टू 1842 लॉर्ड ऑकलैंड, सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 80 लॉर्ड लिट्टन, ठीक है।
मेजर थ्रेट हुआ करते थे। और आप देख सकते हो काफ़ी लंबा तक मतलब ये लोग जो है उस रीजन में रूल किया इन लोगों ने, तो आसान नहीं रहा था ब्रिटिशर्स के लिए भी इनको हराना। एक था स्ट्रैटेजी, चौथा नंबर लास्ट नंबर कारण कि सम मराठी लीडर वेयर अप्रोच्ड, बट उनके बीच जो है यूनिटी नहीं बन पाई आपस में, तो इस कारण से वो वॉर को ज्वाइन नहीं किया, बैटल ऑफ बक्सर को। अगर ये ज्वाइन करते तो कभी भी बैटल ऑफ बक्सर जो है इंग्लिश नहीं जीत पाते, क्योंकि कितना भी कमज़ोर थे मराठा उस वक्त, तो मुझे लगता है 1664 के अंदर वो मजबूत पोजीशन में आ चुके थे। तो ये कहना कि कमज़ोर थे ये सही नहीं है। और इसका एक ट्रिक भी है, एंग्लो अफगान वॉर को याद रखने की एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर सारा वॉर जो है ट्रिक से हम कवर करेंगे। एक भी वॉर जो है, जितना भी इम्पोर्टेंट वॉर है, एंग्लो सिख हो गया, बर्मीज़ हो गया, आपका मराठा वार हो गया, एंग्लो मराठा हो गया, सारे का ट्रिक है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ यहाँ पर। अब शाह आलम 2 के बाद देख लो चार्ट में चल के, शाह आलम 2 के बाद कौन है भाई? अकबर 2 है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफर 2। अब अकबर 2 में देख लेते हैं, दोनों छोटा छोटा खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसकी। आप एक चीज़ देखो कि अकबर 2 जो है 1806 से 37 तक इसने रूल किया, तो स्टेट अगर ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसका एक ही अचीवमेंट है भाई कि राजा 2 राम मोहन रॉय, राजा का जो उपाधि है इसने राजा राम मोहन रॉय को दिया था, और उनको इंग्लैंड भेजा था 1830 के अंदर, ठीक है। किसके कोर्ट में? तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंग्लैंड भेजा पेंशन के लिए, ये सब कोई जानता है, लेकिन किसके दरबार में भेजा ये नहीं जानते हैं लोग, तो इस बात को ध्यान रखें। किंग विलियम 4, ये जैसे कि 1 लाइनर एग्जाम होता है, रेलवे SSC, आपका बिहार का बहुत एग्जाम होता है, बिहार पुलिस, बिहार SI, बिहार CGL, ये सब एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राजा राम को मोहन रॉय को किसने राजा की उपाधि दी, तो अकबर 2 सबको रट के रखते हैं, ठीक है। सबको पता है कि इंग्लैंड को भेजा गया 1830 के अंदर, लेकिन ये नहीं पता कि किसके दरबार में भेजा गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्लीज नोट इट डाउन। अब राम मोहन रॉय जो है सक्सेसफुली जो होते हैं कन्विंस कर लेते हैं गवर्नमेंट को कि इंक्रीज द पेंशन ऑफ द एम्परर, 30,000 पाउंड, शायद 30,000 पाउंड जो है उनका एनुअली इंक्रीज करवा देते हैं। और आप हाँ जानते हैं कि 1833 के अंदर ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको ध्यान रहे। अब अच्छा, बहादुर शाह जफर 1837 से 57, लगभग 20 साल का कार्यकाल, पेन नेम जफर, रोट उर्दू पोएम्स, लेड रिवोल्ट 1857, आफ्टर डिफीट जो है इसके इनके सन को इनकी आंख के सामने रेड फोर्ट के अंदर अंग्रेज जो होते हैं ठोक देते हैं इनको, और यहाँ से मुगल साम्राज्य जो है मतलब लीनियज शायद खत्म ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, प्रॉपर वे में, ठीक है। डिपोज्ड प्लस एक्साइल्ड आउट ऑफ इंडिया, कहाँ भेज दिया गया? रंगून, हजारों बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। डाइड 1862, यहाँ हमारा लेटर मुगल का खत्म हो गया हमारा सीरीज, ठीक है, मतलब एक जो पूरा वीडियो है। फिर एक लास्ट, अब देखो फैक्ट देख लो, मैंने 2 बुक इसको फॉलो किया है, पहला सोनाली बंसल जो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, दूसरा क्राउन जी के, लूसेंट को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्राउन का मॉडर्न काफ़ी अच्छा है। BPSC में तो बहुतों बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे इसी से उठाकर डाला हुआ रहता है, मुझे पता नहीं इससे डाला होता, लेकिन यहाँ से मिल जाता है क्वेश्चन। लास्ट मुगल एम्परर जो है, कुछ फैक्ट फाइल वहीं से मैं लाया हूँ, क्राउन का है ये। मोहम्मद शाह लास्ट मुगल एम्परर, 1 नंबर हो गया, जो कि पीकॉक थ्रोन पर बैठा था, ठीक है। द जज मोहम्मद शाही, अ बुक एस्ट्रोनॉमी वाज रिटन बाय सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जज मोहम्मद शाही अगर कोई देखेगा तो तुरंत उसको मार सकता है कि ये मोहम्मद शाह ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर ने लिखा है। अब चिंग किलिच खान निजाम उल मुल्क, कौन है ये? डिफीटेड मुबारक खान द मुगल वाइसराय ऑफ डेक्कन इन द बैटल ऑफ सकरा खेरा इन 1724 एंड एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट असफजाही डायनेस्टी इन हैदराबाद। ये आपका तीसरा फैक्ट है, इसको रट लो। हैदराबाद का फाउंडर था ये चिंग किलिच खान, असफजाह का टाइटल लिया था इसने, ठीक है। इसके वंशज को क्या कहते हैं? निजाम ऑफ हैदराबाद। अब चौथा फैक्ट हमारा है, मोहम्मद शाह वाज मुगल एम्परर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। ये सारा हमने डिस्कस किया डिटेल में, वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। बहादुर शाह 2 वाज लास्ट मुगल एम्परर। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा जो लेटर मुगल से एक वीडियो में क्लब करके एक जगह पर इसको डालने के बाद मैं इसके बाद जस्ट उसको डाल दूँगा।
क्या होगा उसका टाइटल, वन शॉट एटर मुगल्स करके, ताकि एक बार में लोग देख लें पूरा। और स्पीड उसको कर दिया जाएगा 2 स्पीड, ठीक है। इसको स्पीड में देखना हो रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर हम बंद करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में। और पूरा मॉडर्न करना है हमें, अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। गुड नाइट।